हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और मैं आज इस वीडियो सेशन के थ्रू जो डीएसपी रेडियो पोस्ट जो एमपीपीएससी अभी 16 अक्टूबर को कराने वाली है उसका सिलेबस और उसके लिए स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैं खुद इस एग्ज़ाम को मतलब ये तो एमपीपीएससी का है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो सीजीपीएससी में अभी हाल ही में 3 महीना पहले ही ये डीएसपी रेडियो का ही यही सेम एग्ज़ाम सीजीपीएससी में भी हुआ था और उस एग्ज़ाम में मेरा फर्स्ट रैंक था। तो अभी मेरा चयन एक ही पोस्ट के लिए निकला था, तो उसमें मेरा चयन हो गया है। तो उसी को अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके कि मैं कैसे तैयारी किया था या फिर इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसा सिलेबस है, क्योंकि एकदम लगभग सेम टू सेम वैसे ही सिलेबस है जैसा हम सीजीपीएससी का है, बस एमपी का है यहाँ पे, वहाँ पे सीजी का है। बाकी टेक्निकल में कोई अंतर नहीं है। तो क्या पढ़ना चाहिए या कैसे तैयारी करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जो नए हैं उनको मैं इस पहले परीक्षा योजना के बारे में बता देता हूँ कि इसमें परीक्षा योजना में किस टाइप से है आपका। इसमें हम लोग आगे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं उसका योजना बताता हूँ कि इसमें दो पार्ट है होगा। एक तो आपका नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन और एक टेक्निकल वाला सेक्शन। आपका जो ये वाला सेक्शन है, नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन, देखिए हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे जो 150 नंबर के रहेंगे, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 300 नंबर का। तो 50 और 100 मतलब 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और टोटल अवधि 3 घंटे का है। ठीक, तो टोटल 450 हो जाएंगे, और बाद में जब साक्षात्कार होगा वो 50 नंबर का होगा। तो टोटल ऐसे करके 500 नंबर के में आपका यहाँ डिसाइड होगा कि क्या करना है। अब इसका जो आपका जैसे क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। उसमें 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, ठीक। अब मेन बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो बिल्कुल 3R-W जो नॉर्मली होता है कि आपका एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं, और 1/3 नंबर आपके जो भी जितने भी मार्क्स है आपके क्वेश्चन के, उसके 1/3 आपके नेगेटिव में कट जाते हैं। तो ये सब तो कोई भी जो एग्जाम देता है उसको इतना नॉलेज तो खैर होता है। मेन तो इसमें हम विषय पे बात करेंगे कि कैसा विषय में कैसे तैयारी करना है, क्या सब्जेक्ट है इसके। तो ये सब चयन प्रक्रिया तो आपको मालूम है। आपको तो मेन अभी पहले एग्जाम देना है, तो उसके लिए हम लोग सीधा एग्जाम पे फोकस करते हैं कि एग्जाम पे क्या पूछे जाएंगे। तो ये सबको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब तो आप पूरा लाइन से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जो मेन चीज है वो मैं आप पे डिस्कस करता हूँ कि देखिए, खंड ए में मेनली मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान है, जिसमें से मेनली मध्य प्रदेश का ही एग्जाम का पूछेगा। जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसकी संस्कृति व साहित्य, ठीक है, उसका भूगोल जो ज्योग्राफी है आप, और उसका क्या बोलते हैं जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। तो ये आपका जो एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर करते होंगे, वो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह आप देखेंगे तो उससे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मेन जो ये करंट अफेयर है, समसामयिक जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इंग्लिश में कि यहाँ पे आपका पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल नेशनल, जो भी आपको मध्य प्रदेश का है तो वो सारे हैं। और मेन तो ये जो अलग करता है बाकी नॉन टेक्निकल को यहाँ से, वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कायदे से ये भी हमारा पार्ट है, क्योंकि इसको आईसीटी बोलते हैं। तो इसमें देखिए मेनली क्या है कि इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है। जो भी अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे चल रहे हैं, कंप्यूटर्स में कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। रोबोटिक्स जो अभी हाल ही में बहुत फ्यूचर स्किल टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ये तीनों ऐसे एरिया है जो फ्यूचर में आपको, जैसे अगर आप इस पोस्ट में सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में काम आएंगी। तो इसलिए इसको आपको एग्जाम में ही पूछा जा रहा है। ई गवर्नेंस, ठीक है। तो और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स आते हैं, वो ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह है, ई कॉमर्स। तो इनका ना आप क्या करिए कि इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आता है, क्या बोलते हैं, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे ना रिलेटेड आप ज़्यादा थ्योरी मत पढ़िएगा।
क्योंकि इससे रिलेटेड ना दुनिया अथाह थ्योरी है। आप साइबर सिक्योरिटी को देखेंगे तो पूरा एक कोर्स है साइबर सिक्योरिटी का। तो आप पूरा कोर्स तो नहीं पढ़ सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो पूरा सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते, रोबोटिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो आप इससे रिलेटेड ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गूगल वगैरह में या कहीं पे भी आप खोज लीजिएगा। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपके पास कुछ वीडियोस ले आऊंगा। लेकिन आप इनको अगर सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और डेफिनेटली आप देखिएगा कि एग्जाम हॉल में भी आपको वही क्वेश्चंस दिखेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको क्वेश्चंस कोई बहुत बाहर से नहीं दिखते हैं। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो मार्केट में चलते रहते हैं, वही क्वेश्चंस उन लोग भी फ्रेम करके दे देते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको कुछ ये सारे चीज़ के लिए गूगल पे आधारित आपको क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। अब आती है बारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पार्ट की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कुल मिला के लगभग मेरे ख्याल से 10 सब्जेक्ट हैं इसमें टोटल, है ना। तो इसमें जो 10 सब्जेक्ट हैं इसका आप सिलेबस देख लीजिए, इसमें क्या है इसका। देखिए, मैं एक एक लाइन को तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको कि ये भी है वो भी है। मेनली जो सब्जेक्ट है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर एरिया में से हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो ईडीसी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाला। तो इसमें मेनली आपको जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आप पहले तो सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़ते हैं इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ हॉल इफेक्ट सेमीकंडक्टर है। फिर आप पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं, तो जंक्शन थ्योरी है इसमें, और जितने प्रकार के डायोड्स होते हैं वो सब है। उसके बाद आपका आता है बाई बीजेटी वाला सेक्शन आता है तो बीजेटी वाला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद एफईटी वाला सेक्शन आता है, जो जे फैट है, मॉसफेट है, वो है। और फिर एक सेक्शन आता है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और इवन मेरे को इंटरव्यू में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस एग्जाम के लिए थोड़ा सा खास है, इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान रखिएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर वगैरह है, ठीक है। मॉसफेट है। और उसके बाद कुछ आईसीज का भी आपको वर्णन है इसमें, तो आईसी का भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के रखिएगा, जो बेसिक बेसिक है, ठीक है। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, तो ये ईडीसी वाला सेक्शन है, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, या फिर कई कई जगह पे इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, वो है। फिर सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब एक है, वो है नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस में तो आप देखेंगे कि सारा जो नेटवर्क होता है, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम्स पढ़ते हैं नेटवर्क में। फिर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पढ़ते हैं हम लोग, जो ट्रांजिएंट वाला रहता है। फिर हम लोग देखिए नेटवर्क का ग्राफ थ्योरी भी उसमें इंपॉर्टेंट वाला पैरामीटर है। यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिख रहा होगा, ग्राफ थ्योरी, ठीक है। उसके बाद टू पोर्ट नेटवर्क भी एक होता है इसमें, जो टू पोर्ट नेटवर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है। और उसके बाद आपका आता है इसमें कुछ ये वाला एरिया है, जैसे नेटवर्क सिंथेसिस वाला सेक्शन, तो नेटवर्क सिंथेसिस से है। तो मेनली ये है। आपको मैं मतलब अभी मैं पहले सब्जेक्ट बता रहा हूँ, फिर जब जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इसको कैसे आपको इतने कम टाइम में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं पहले मतलब क्या क्या टॉपिक है वो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे में आपको थर्ड सब्जेक्ट है वो है सिग्नल एंड सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मतलब अपन कम्युनिकेशन रेडियो वायरलेस वाले में है, तो सिग्नल एंड सिस्टम तो इसकी मेन जान है इसका। तो देखिए, इसमें आप सिग्नल एंड सिस्टम में सबसे पहले सिग्नल्स पढ़ते हैं, फिर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फोरियर सीरीज आता है, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। फिर आप उसमें आते हैं लाप्लास और जेड ट्रांसफॉर्म में। और उसके बाद फिर फाइनली आप चले जाते हैं मतलब डीटीएफटी वगैरह में, और रैंडम सिग्नल्स क्या होता है, रैंडम प्रोसेस क्या होता है उसमें। तो सिग्नल एंड सिस्टम का भी पोर्शन में इतने पोर्शन को आपको कवर करना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको ईएमटी भी बोलते हैं, वो है। तो ईएमटी में क्या है देखिए, आपका इसमें तो बेसिकली पहले फर्स्ट सेक्शन में ईएमटी वाला सेक्शन पढ़ाते हैं, ईएमटी पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे मैक्सवेल वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग जाते हैं, जब हम लोग ये प्लेन वेव्स वाले जो सेक्शन है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद फिर ट्रांसमिशन लाइन वाला चैप्टर आता है। ट्रांसमिशन लाइन के बाद हम लोग इसमें सीधा वो वेव गाइड्स में आते हैं, और फिर एंटीनाज में आ जाते हैं। तो ये है। और
थोड़ा सा इसमें रडार और ऑप्टिकल फाइबर भी दिया है, इसलिए रडार और ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक वाला चैप्टर होता है ना वो आप पढ़ के जाइएगा, जिसमें सिंपल जैसे रडार का रेंज इक्वेशन क्या होता है, रेंज इक्वेशन से ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और ऑप्टिकल फाइबर में नॉर्मल जो न्यूमेरिकल अपर्चर वगैरह के जो सेक्शन होते हैं वहां से आप पढ़ के जाइएगा। वो जो फर्स्ट चैप्टर होता है दोनों उसका उतना ही काफी है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि रडार को आपको एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही है रडार, ऑप्टिकल फाइबर भी एक सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और मेजरमेंट भी है। मतलब एक्चुअली एनालॉग एक सब्जेक्ट है और आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एक सब्जेक्ट है, तो ये दोनों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया है। तो देखिए एनालॉग में तो क्या है, हम लोग ट्रांजिस्टर को स्टार्टिंग से ही देखते हैं कि उसको लो फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, फिर हाई फ्रीक्वेंसी में, फिर मिड मिड फ्रीक्वेंसी में, फिर उसको हम लोग फीडबैक में देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ऑसिलेटर्स में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला सेक्शन है। और इसी में साथ में लाइका वाला सेक्शन भी आता है जो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, जैसे ओपैम्प वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का ओपैम्प वाला सेक्शन भी आ जाता है। और इसी में हमारा डायोड का कुछ एरिया आता है, जैसे रेक्टिफायर्स और फिल्टर्स वाला सेक्शन। तो ये है तो थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका मेजरमेंट चालू हो जाता है। तो मेजरमेंट में आपको वही, और मेजरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट को आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। मेजरमेंट का क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को ही मिलेगा। तो और इजी इजी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब हालांकि मैं देखो अपना खुद का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं पूरा डिस्कस किया हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको और पूरा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तो आपको देखा होगा, देखे होंगे आप लोग कि मेजरमेंट के क्वेश्चन आते हैं। अगर चार पांच क्वेश्चन भी आ गए ना, तीन चार क्वेश्चन भी आ गए तो आपका काम बन जाएगा वहां पे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से इधर उधर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा उस चीज को। ठीक, तो यहाँ से हाँ आपका पूरा वो है आपका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन वाला सेक्शन है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंटेशन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसको पढ़ना कैसा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक बार खत्म कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखिए है बहुत आसान सब्जेक्ट, और बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं इसके, बहुत ज़्यादा टफ के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़े ना पढ़े इसको जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो पूरा मतलब आप पहले जैसे बुलियन अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, फिर के मैप जाता है, आईसी लॉजिक गेट्स में जाते हैं, फिर वो मल्टीप्लेक्सर वाला सेक्शन आ जाता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, फिर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वाला सेक्शन आ जाता है। फिर उसके बाद वो एडीसी वाला सेक्शन है जिसमें एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग। और फिर लास्ट में सेमीकंडक्टर मेमोरीज वाला भी सेक्शन है कि आप जो एस रैम पढ़ते हो, डी रैम पढ़ते हो, वो सब है। प्रॉम, ई प्रॉम वगैरह क्या क्या है, प्ला पल। तो वो आपका यहाँ पे सेक्शन है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। फिर आपका कंट्रोल सिस्टम है, तो कंट्रोल सिस्टम तो एक काफी इजी वाला सेक्शन आ जाता है, जिसको आपको मतलब छोड़ना ही नहीं है। इसमें तो एकदम इजी इजी मतलब रूथ हर्विट्स क्राइटेरिया से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आप इजी वाले क्वेश्चन बना पाते हो कि नहीं वो वाला आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे मॉडलिंग, जैसे इसमें तो खैर कंट्रोल सिस्टम का सेक्शन तो आपको पता ही होगा कि इसमें स्टेडी स्टेट एरर है, आपका टाइम डोमेन एनालिसिस है, रूट लोकस है, निक्विस्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, निकोलस चार्ट वगैरह कांस्टेंट। ये निकोलस चार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो निकोलस चार्ट को भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर कंट्रोलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी। मतलब ये मतलब सेक्शन आसान है, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है, देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम तो वाइड है, एनालॉग भी है, डिजिटल भी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में देखिएगा कि आपको पहले तो मतलब यहाँ आप देखेंगे तो सीधा डिजिटल कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया है। अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरी है वो तो ठीक है, उसके बाद सीधा आपका डिजिटल कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया है, सैम्पलिंग से, फिर क्वांटाइजेशन कोडिंग, फिर टीडीएम और चैनल कोडिंग टेक्निक में आपका है, फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन मेन जो हिस्सा होता है ना वो तो छूट ही गया है। मतलब आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है, मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन इन एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें सब चीज वहाँ कवर हो जा रहा है। मतलब आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन वगैरह, फिर आपका
इसमें रिसीवर्स वाला सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए रिसीवर्स सेक्शन को अगर अभी यहाँ नहीं लिखा है तो आप उसमें पढ़ पढ़ लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आपका सीधा ना ये वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है कम्युनिकेशन, जो ऑप्टिकल लिख दिया है इसको माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिखना चाहिए। तो क्या होता है, क्योंकि ऑप्टिकल तो भाई लाइट से होता है ना, ये तो फ्री स्पेस वाले की बात कर रहा है, और फाइबर ऑप्टिक्स भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये वो जो आता है ना, प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल्स एट HF VHF, इसमें तो खैर बहुत सारा चीज पूछा जाता है, मतलब हाई फ्रिक ये मेरे में तो ये वाला एग्जाम UHF का वो पूछा था फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज तो पूछेगा ही पूछेगा, आप ये मान के चलिए फ्रीक्वेंसी रेंज, और UHF और VHF का ही पूछता है, क्योंकि जितना ये DSP रेडियो में जो एंटीनाज वगैरह यूज होते हैं वो VHF और UHF वाले ही उस पर काम करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो इसलिए आपको ये पूछना लाजमी है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज एकदम याद रखिएगा इसको। और कैसे प्रोपोगेट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे स्किप डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये हम लोग जनरली वो आयोनोस्फेरिक प्रोपोगेशन वगैरह में हम लोग सब देखते ही हैं। तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। फिर सैटेलाइट, मतलब ये सारे जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, ये सब का आपको बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आते हैं। मेरे को तो अपने इंटरव्यू में मेरे को पूछा गया था कि मैग्नेट्रॉन को वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझाइए। ठीक है, तो आपका माइक्रोवेव बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। ठीक, तो माइक्रोवेव को आपको पढ़ के जाना है। वो मेरे से मतलब क्वेश्चन पेपर में भी डायरेक्शनल ये मैजिक टी का एस मैट्रिक्स पूछा था। ठीक है, डायरेक्शनल कपलर के बारे में उसका पूछा था कि दोनों जो होल होते हैं उसका कितना लेंथ होना चाहिए दोनों के बीच में। तो ये क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, और सारे बेसिक क्वेश्चन थे। इसलिए यहाँ का बेसिक बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसका जनरली मैजिक टी वगैरह सेक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कंपोनेंट वाला को। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए मेनली कंपोनेंट वाला सेक्शन है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और माइक्रोवेव मेजरमेंट कहाँ कैसे कैसे किया जाता है उसको आप पढ़ लेंगे, तो आपका यहाँ पे मोस्टली हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है डेटा कम्युनिकेशन। ठीक, तो डेटा कम्युनिकेशन वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी है। तो इसमें देखिए डेटा कम्युनिकेशन में मेनली ये क्या है कि हम जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ते हैं वही डेटा कम्युनिकेशन टाइप का है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका है, तो इसमें लैन वैन के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपका मतलब नेटवर्क के बारे में जो इसमें जानकारी होता है, जैसे नेटवर्क मॉडल होता है, OSI मॉडल जिसको बोलते हैं, TCP IP मॉडल, तो उन सब के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है कि प्रोसेसर का डिज़ाइन कैसा होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट या मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। इसी में आपको, हालांकि वो डिजिटल में तो रैम रोम वगैरह सब आप पढ़ेंगे ही, तो ये भी यहाँ पे भी काम आ जाएगा उसका। और मेन सेक्शन आपका आता है माइक्रो प्रोसेसर वाला सेक्शन। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, 8085 के क्वेश्चन पूछ मेरे को भी पूछे, मतलब मेरे एग्जाम में भी आया था 8085 का, एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप का आ गया था। वैसे ही छोटा सा प्रोग्राम आता है। और 8086 का ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो आर्किटेक्चर आएगा। 8086 में डिटेल में नहीं जाते कोई भी एग्जाम में, उसका आर्किटेक्चर पूछा जाता है। ठीक, और यहाँ पे उसका 8085 का मेन रहता है। तो 8085 आसान भी है, उसका तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो देखिए इतना सेक्शन में मैं आपको बता दिया कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिनके लिए, मतलब पहले बार में ये जानना था भाई क्या क्या सब्जेक्ट है उनके लिए। अब मैं आपको इसका स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि इसमें हम लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे मैं 10 सब्जेक्ट बना दिखाया, और आप इसको 11 सब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो आपका मेजरमेंट भी है वो एनालॉग में घुसा दिया है, तो 11 सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं 11। अब देखिए इसमें क्या है, ईडीसी वाला सेक्शन होता है आसान। ईडीसी वाले सेक्शन में क्या करना है आपको, मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो आईईएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, और वो भी अभी का नहीं पहले का। मतलब आप ले लीजिए पिछले 20 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ अगर आपको मतलब कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना है और आपको थ्योरी थोड़ा सा बेस क्लियर है, तो आप क्या करिए, सिंपल आप आईईएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक ले लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहिए।
आपको एकदम मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चंस ये सारे एग्जाम में ना जो सिलेबस है वो वहीं से एज इट इज कॉपीड टाइप का सिलेबस है, तो क्वेश्चन भी एज इट इज कॉपीड टाइप का आता है, इसलिए उसको जितना आप प्रिपेयर करेंगे उतने बार मतलब उतना आपका फायदा है। तो ईडीसी वाला सेक्शन से क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, सिंपल बता रहा हूँ मैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा पूछ देता है, डायोड के बारे में। तो क्वेश्चंस कठिन नहीं आते, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाए होने चाहिए, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एनालिसिस में जनरली देखिए, जनरली टू पोर्ट वगैरह से आता है तो उसका नाम हम पूछ देता है कि भैया ये पैरामीटर है तो इसका नाम बताइए, या फिर वाई से जेड पूछ देगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है जनरली एग्जाम्स में। और थ्योरम के बारे में पूछता है कि भाई ये कौन सा थ्योरम, वो कौन सा थ्योरम है करके, या मैक्सिमम पावर निकाला हो दुनियादारी, ये सब क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। और जनरली ये नेटवर्क फंक्शन वगैरह से जिसके सॉल्यूशन थोड़े लंबे हैं ना, जैसे गेट वेट का अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उसमें लंबा सॉल्यूशन जाता है, मतलब टाइम लगता है, वो वाला सेक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर नेटवर्क से भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको सिलेबस बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन उतने बड़े लेवल के नहीं आते हैं, इसके क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन का वो है, और मेरे ख्याल से 120 मिनट शायद टाइम रहता है, तो आपको ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइम नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, इसलिए इसको मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए इसका मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या थोड़े गेट के भी 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, और आईएएस के प्रिपेयर कर सकते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम्स में आपको देखिए बहुत ज़्यादा जो डिटेल है एकदम, बड़े बड़े इम्पल्स मतलब एक सिग्नल है उसका फोरियर सीरीज निकालते रहो, उस लेवल पे आप तैयारी मत करिएगा इसके लिए। आप बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना जो, वो प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा, जैसे सिग्नल्स की प्रॉपर्टी होती है, कौन पावर है, कौन एनर्जी सिग्नल है, या फिर अगर आप क्या बोलते हैं सिस्टम्स में जाएंगे तो लीनियर क्या होता है, टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, ठीक। कॉन्वोल्यूशन में जाएंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको, जेड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज वगैरह है ना, ये सबको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं सिर्फ 10 दिन का आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो 4 तारीख का है, और 16 तारीख को एग्जाम है, ठीक 12 दिन बाद एग्जाम है। तो 12 दिन में तो आप ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट का जो बेसिक बेसिक चीज है वही वही अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका चांसेस पक्के हो जाएंगे सिलेक्शन होने के, ठीक है। कोरिलेशन की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मेरे को तो सिंपल कॉन्वोल्यूशन की वो पूछ दिया था कि भैया एक्स एन है, एच एन है, तो कॉन्वोल्यूशन करके बताइए, फिर क्रॉस कोरिलेशन करके बताइए, तो अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम है तो आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आपको टाइम लगेगा, ठीक। और फिर ईएमटी में, तो ईएमटी तो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है, अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, तो इसमें ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैक्सवेल इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, तो इसमें क्या करना है आपको, लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन वगैरह ये सब दिया रहता है ना, तो ये सब का एकदम मतलब ना फॉर्मूला फॉर्मूला देख लेना है। इसमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आप पूरा डेरिवेशन में जाना है, आप ना इससे रिलेटेड आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऐसा मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी कि वो पॉइजन इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे देगा, बिल्कुल नहीं। वो पॉइजन इक्वेशन का पक्का वो आपको उसका फॉर्मूला पूछेगा कि ये फॉर्मूला किस इक्वेशन का है, लाप्लास इक्वेशन का फॉर्मूला पूछेगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बड़े लंबे चौड़े वाले बाउंड्री वैल्यू नहीं पूछेगा, आपको इसका पूछेगा कि भैया टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका बराबर होता है, ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट किसका बराबर होता है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। फिर आपका इसमें क्या बोलते हैं, वेव गाइड्स वगैरह या ट्रांसमिशन लाइन का, तो उसमें आपको जैसे स्मिथ चार्ट वगैरह के क्वेश्चन, मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में जैसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया, स्टैंडिंग वेव रेशियो का फॉर्मूला हो गया, ये सब क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना क्या होता है, जो माइक्रोस्ट्रिप लाइन हो गया, ठीक। वेव गाइड्स के बहुत सारे एकदम जो बेसिक बेसिक होता है ना, जैसे आपको नॉर्मली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने बोल देगा TE10 मोड का,
ठीक है, आपको कुछ कुछ देगा वैल्यू और आपको निकालना है। या फिर आपको ऐसे स्पीड का क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे डाइलेक्ट्रिक में जा रहा है तो क्या स्पीड होगा, तो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं। और एंटीना थ्योरी का एलिमेंट्स मतलब नॉर्मल जो 6-7 डेफिनेशन होते हैं ना कि आइसोट्रोपिक एंटीना क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं एंटीना गेन क्या होता है, रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है, हाफ वेव डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस कितना होता है, मतलब ये बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। और रडार और ऑप्टिकल फाइबर का तो एकदम बेसिक जो पार्ट होता है ना वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको क्या करना है कि हालांकि ये तो टफ पोर्शन में भी आ जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपरी कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना तो इसमें जैसे लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी में एकदम बेसिक बेसिक जो बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला भी नहीं, एकदम बेसिक बेसिक और कॉन्सेप्ट जैसे ये ट्रांजिस्टर लो फ्रीक्वेंसी में गिरता है, हाई फ्रीक्वेंसी में गिरता है तो उसका क्या कारण है, कौन सा कैपेसिटेंस लग रहा है, मतलब ऐसे वाले जो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। रेक्टिफायर में से तो क्वेश्चन पूछे, जैसे ऑसिलेटर वाला सेक्शन है तो ऑसिलेटर में आपको ये जरूर पूछता है कि भैया वेन ब्रिज ऑसिलेटर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर आपको पूछेगा कि इन हार्टले और कॉलपिट में से कोई एक पूछ देता है। रेक्टिफायर में से पक्का वो क्या बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज या फिर वो रिपल फैक्टर को पूछता ही पूछता है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ओपैम्प वगैरह सेक्शन से उसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा कि भैया जैसे एडर हो गया, सब्सट्रैक्टर हो गया, ये बेसिक बेसिक एप्लीकेशंस वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेजरमेंट से तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेजरमेंट में जैसे एरर एनालिसिस होता है, एरर निकाला जाता है, उससे श्योर लिख के ले लीजिए कि उससे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि वो हर एग्जाम में आईईएस में आता ही है, इसमें आता ही है, मेरे एग्जाम में भी आया था, इस एग्जाम में भी श्योर शॉट है कि एरर एनालिसिस मतलब वो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला आता है उससे, या फिर आपको एमीटर और वोल्ट मीटर से एक क्वेश्चन आता ही है कि एमीटर का जो मीटर रेजिस्टेंस मतलब एमीटर का जो रेंज है उसको बढ़ाना है तो कैसे मीटर रेजिस्टेंस कितना लगाएं, या फिर वोल्ट मीटर का। तो ये और एकदम आसान है, वन लाइन में सॉल्व होता है क्वेश्चंस बिना कैलकुलेटर के, इतना आसान होता है, इसलिए ये क्वेश्चंस को देख के जाइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद ब्रिज विज का क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वेन जो शेयरिंग ब्रिज टाइप का ब्रिज है, मतलब कम से कम एक फोटो तो देख के जाइएगा कि ये कौन सा ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है, क्योंकि कई बार ब्रिज बना देता है और उसका नाम पूछता है कि ये कौन सा ब्रिज है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। और उसके बाद ट्रांसड्यूसर वगैरह वाला सेक्शन है, ट्रांसड्यूसर से आपको ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रांसड्यूसर में क्या बोलते हैं कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे थर्मिस्टर बोल देगा, थर्मिस्टर का वो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बताइए क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है ट्रांसड्यूसर में, ठीक। उसके बाद आपका आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या है, देखिए है तो बहुत आसान सब्जेक्ट, इसमें ना जनरली के मैप वाले क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, बुलियन अलजेब्रा का रह सकता है या नहीं रह सकता, के मैप का एक क्वेश्चन श्योर है रहना, लॉजिक गेट में चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कॉम्बिनेशनल से एक क्वेश्चन श्योर है, या तो हाफ एडर या तो फुल एडर या तो आपका कंपैरेटर मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का मतलब एक क्वेश्चन रहता है लगभग, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप का एक क्वेश्चन रहता है, चाहे वो आपका कोई भी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने को बोल देगा, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब वो रजिस्टर से क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका जैसे 4 क्लॉक पल्स के बाद क्या है उसका आउटपुट, तो वो रजिस्टर से या सीसो जो होता है सीरियल इन सीरियल आउट सीरियल इन पैरेलल आउट, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। और क्या बोलते हैं ये रैम रोम, ये जो रैम एस रैम है इससे क्वेश्चन आता है कि रैम ये एस रैम और डी रैम में क्या अंतर है, मतलब उसमें कुछ पॉइंट रहते हैं हो सकता है, तो वो आपका वो है कि एस रैम फास्टर होता है कि डी रैम फास्टर होता है, तो ये सारे हैं। ई प्रॉम प्रॉम में फ्यूज कैसे लगता है, मेटलिक फ्यूज होता है वगैरह ये सब है। कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन वैसे बहुत आसान रहता है, इसमें आपको बताया था रूथ हर्विट से होता है, रूट लोकस से मेरे को 2-3 क्वेश्चन आ गया था इस बार, गेन मार्जिन फेस मार्जिन के वो डेफिनेशन से आ गया था कि ग्रेन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है वो क्या है करके, तो मतलब बहुत सॉल्व वाले नहीं है, इसको भी आप ओवरव्यू करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा। निकोलस चार्ट या क्या बोलते हैं इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा, इसका प्रॉपर्टीज को स्टार्टिंग के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, इससे एक आध क्वेश्चन बनता है निकोलस चार्ट से, ठीक है। और टाइम डोमेन एनालिसिस में तो आपको ध्यान देना ही है, स्टेडी स्टेट एरर आपका केपी केवी के निकालना, ठीक है, तो वो आपको निकालना आना चाहिए।
उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी से क्वेश्चन आप वो बहुत आसान होता है बनाना, छोटा सा मैट्रिक्स है उसको इन्वर्स करके बन जाता है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम तो आपको बता दिया, कम्युनिकेशन में मेनली पीसीएम वाला जो सेक्शन है वहां से आप थोड़ा सा देखिएगा। और इसमें ना जनरली क्या बोलते हैं, ये वाला सेक्शन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ये जो फ्री स्पेस है, मैं आपको बताया ना कि इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज जरूर पूछेगा, आपको श्योर है। और फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, सेलुलर कम्युनिकेशन, इसका बेसिक बेसिक चीज जो आपको फॉर्म वो होता है, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट, ये सारे सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर होता है ना, जो बेसिक होता है, वो आपका काम आएगा इसके लिए, ठीक है। फिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का आपको मैं बताया कि आपको मतलब कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप में जाने का, आपको बस मैं बता रहा हूँ कि आप एक काम करिएगा, जैसे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में जाते हैं तो उसमें एक बार ये देख लीजिएगा, जैसे क्लेस्ट्रॉन है, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ये क्या काम करते हैं, ये एम्पलीफायर है कि ये ऑसिलेटर है, ये इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, वेव गाइड्स वाले उसमें जाएगा माइक्रोवेव कंपोनेंट में, तो उसका एस मैट्रिक्स जरूर पूछता है। आप चाहे ई प्लेन टी हो, एच प्लेन टी हो, मैजिक टी हो, आपका डायरेक्शनल कपलर हो, आइसोलेटर हो, सर्कुलेटर हो, ठीक, ये सारे का वो पूछता है। फिर आपका माइक्रोवेव एंटीना में पैराबोलिक एंटीना पूछता है, पैराबोलिक एंटीना के बारे में या माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के बारे में श्योर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो याद रखेगा उसके। और जनरली गेन वेन का फॉर्मूला पूछता है माइक्रोवेव पैराबोलिक एंटीना का, वो सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। और लेजर वेजर के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, रूबी लेजर और ये हिलियम नियॉन लेजर वगैरह का, बस बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट ओ एस, जैसे इसका मैं बताया कंप्यूटर नेटवर्क का, तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में ओ एस आई टी सी पी आई पी मॉडल पढ़ लीजिएगा, और 8085 8086 के बारे में, ये तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखिए, ये सारा मैं आपको डिस्कस कर लिया, ये बेसिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ आपको मैं सारे सब्जेक्ट बताया, स्ट्रेटेजी बताया कि इन 8-10 दिन में आपको क्या पढ़ना है, आपको सीधा आईएएस के क्वेश्चंस उठाने हैं, और आईएएस के क्वेश्चन को लूप में आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक। मैं भी जितना हो सकता है क्योंकि मेरे को भी अभी अभी रिक्वेस्ट आया है, इसलिए मैं भी अभी जस्ट एक्ट वो हुआ हूँ, मतलब मेरा रिजल्ट आया उसके बाद फिर अभी रिक्वेस्ट आने लगा, मेरे को पता चला कि वहाँ पे भी एग्जाम है, तो मैं आप लोग के हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको और कुछ भी जैसे इंटरव्यू कैसा है, तैयारी करना है, उसके लिए भी आपको है, तो आप कमेंट में जो भी आपके मन में क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी आपका लगेगा, मैं वो वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग आई नहीं है, तो मैं अभी फ्री हूँ, तो आराम से मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतना आपकी हेल्प करना चाहता भी हूँ, ठीक। और क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। आपको जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।